हेलो। हम्म चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा चैप्टर विच इज नोन एज विस्कोसिटी। और देखो, इफ यू रिमेंबर, विस्कोसिटी की हमने थोड़ी बहुत बात करी थी जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करी थी हाइड्रोस्टैटिक्स में। हाइड्रोस्टैटिक्स में फिर रिमेंबर हमने देखा था कि कुछ लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होता है उसको हमने देखा था कि हम विस्कस फोर्स बोलते थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब तक रिलेटिव मोशन होता नहीं है तब तक विस्कस फोर्स एब्सेंट ही होता है। तो इस वजह से हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक्स में जो हमने लॉज डिराइव किए थे वो मैंने उस समय कहा था कि वो नॉन विस्कस और विस्कस दोनों लिक्विड्स के लिए वैलिड रहते हैं, लेकिन हाइड्रोडायनेमिक्स में जो लॉज थे वो हमने सारे के सारे नॉन विस्कस लिक्विड्स के लिए देखे थे। लेकिन यू नो वेरी वेल कि एक्चुअली अगर आप कोई भी लिक्विड लोगे दुनिया का तो कुछ ना कुछ विस्कोसिटी तो होगी उसकी। और अब हम थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं और किस तरीके से उनको एकोमोडेट किया जाता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे न्यूटन्स लॉ था। न्यूटन्स लॉ में हमने सबसे पहले सारे फोर्सेस की बात कर ली थी और लास्ट में हमने देखा था फ्रिक्शन। कुछ कुछ वैसे ही है यहाँ पे भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, बर्नौली, ये वो बहुत सारी चीजें देख ली हैं। अब लास्ट में अपन देखने वाले हैं कि ये विस्कस फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो विस्कस फोर्स में ये होती है कि मतलब डेफिनेशन तो आपको रफली पता ही है, आइडिया तो पता ही है कि लिक्विड जब मूव करता है, या आई शुड से कि जब लिक्विड की अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती हैं तब इनके बीच में जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसको हम रफली स्पीकिंग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और इसके कुछ बेसिक सबसे पहले तो देखते हैं। सी, आइडिया ये रहता है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई भी फ्लूइड है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है, किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है, विंड्स आर ब्लोइंग वॉट। और अगर इसके बीच में लेट अस से कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी मान लो सपोज ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, तो यू कैन इजीली सी कि जो लिक्विड है वो लिक्विड या गैस जो भी है वो इसके अराउंड फ्लो करेगा ऐसे। मतलब ऑब्वियसली जो बीच में आप सॉलिड ऑब्जेक्ट रखोगे वो इसके फ्लो को कुछ हद तक ब्लॉक करने की कोशिश करेगा ना। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो लिक्विड की लेयर, या आई शुड आइडियली बी यूजिंग द वर्ड फ्लूइड नाउ, जो फ्लूइड की लेयर सॉलिड के बिल्कुल पास में होती है, सॉलिड उसको पूरी तरीके से रोक देता है। इसकी वेलोसिटी तो लगभग एक तरीके से जीरो हो जाती है। इसके जस्ट बगल वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी होती है, डीवी होती है। उसके अगली वाली लेयर को अगर आप देखोगे तो उसकी थोड़ी सी और वेलोसिटी होती है। एंड इस तरीके से जो लेयर सॉलिड के बिल्कुल सटी हुई होती है वो रुक जाती हैं और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे दूर जाते हो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। दिस समथिंग लाइक दैट रफली, जो आपने मान लो अगर कभी नदी बहते हुए आपने गौर से देखा हो तो आपने देखा होगा कि बीच में नदी का फ्लो ज़्यादा होता है, साइड्स में आओगे जैसे जैसे किनारे पे आओगे जो फ्लो की वेलोसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इस आइडिया को हम नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी कोर आइडिया जिसको एक्सपेरिमेंटली लोगों ने काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश किया है। आइडिया ये है कि अगर मान लो कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, तो इसको अगर आप किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के अंदर रख दोगे तो इसके जस्ट बगल वाली जो लेयर होगी, इसके जस्ट एडजेसेंट वाली लेयर स्टेशनरी रहती है। उसके अगले वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी डीवी ज़्यादा होती है, फिर और डीवी, इस तरह से जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी और सफिशिएंटली दूर चले जाओगे तो फिर अच्छी खासी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। और यहीं से आपका सारा विस्कस फोर्स शुरू होता है कि सारा विस्कस फोर्स का काम शुरू होता है। बिकॉज अगर ऐसा है कि जो लिक्विड की अलग अलग लेयर्स हैं ये सब एक दूसरे के रिलेटिव कुछ एक्स्ट्रा 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 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, जो लेयर धीरे जा रही होगी वो तेज वाली को रोकने की कोशिश करेगी, और इनके बीच का, लेयर्स के बीच का जो फोर्स होता है रेजिस्टेंस का, उसको ये लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। और तो सबसे पहले तो अपने नोट्स में आप ये जरूर लिख लेना कि नो स्लिप कंडीशन क्या होती है। नो स्लिप कंडीशन ये है कि कभी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर किसी भी फ्लूइड के फ्लो के रास्ते में आ जाता है तो सॉलिड के रिलेटिव फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी जीरो होती है जस्ट एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ये सबसे बेसिक पहला आइडिया है अपना, और एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। और अब इसके बाद ये चीज एस्टैब्लिश करने के बाद फिर आगे लोगों ने इसकी बड़ी सारी स्टडी करी, एंड देन दे फाउंड आउट वन मोर थिंग
उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई भी लिक्विड फ्लो रहा है, या चलो एक काम करते हैं, देखो विस्कोसिटी में जो फंडामेंटल लॉ होता है वो डिफरेंशिएशन वगैरह लगा के थोड़ा सा शुरू में कई बार बच्चों को खतरनाक लगता है, तो मैं जो बिल्कुल कोर लॉ है उसको एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मैं उसको बच्चों वाले तरीके से पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, बच्चों वाला मतलब जेई लेवल वाले तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल वाला लॉ आपको भी नहीं दे रहा, उसके ऊपर हम 5 मिनट बाद आएंगे। देखो जो बेसिक लॉ है जिससे आपका काम चल जाएगा आराम से, वो बड़ा सिंपल सा ही है कि अगर मान लो सपोज कोई ऐसी सरफेस है, ये फिक्स सरफेस है मान लो, और बड़ी सी एक लार्ज सरफेस है, और इसके ऊपर अगर मान लो सपोज आपके पास कोई पतली सी प्लेट है, पतली हो मोटी हो, एट द एंड ऑफ द डे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो सपोज किसी सॉलिड मटेरियल की एक प्लेट है, इसको आप एक वेलोसिटी v से मूव कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर विस्कस चीज़ के ऊपर, अगर आप विस्कस लिक्विड के ऊपर अगर आप इसे मूव करोगे तो आपको कुछ फोर्स भी लगाना पड़ेगा, तो मान लो कुछ फोर्स लगा के आप इसे इस विस्कस लिक्विड के ऊपर मूव कर रहे हो। जो प्लेट है, इस प्लेट के नीचे ये जो पूरा रीजन है जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा रीजन है विस्कस लिक्विड कोई भी, या आई शुड प्रिसाइजली से कि ये विस्कस लिक्विड की एक थिन लेयर है। थिन लेयर का मतलब है जैसे अगर आप मशीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो दो प्लेट्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन अपने को करवाना है तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, बीच में ग्रीस लगा देते हैं या कोई लुब्रिकेंट ऑयल लगा देते हैं, तो उसकी एक पतली सी लेयर बन जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अ लेयर। तो मान लो सपोज मेरे पास एक लेयर है जिसकी थिकनेस है थोड़ी सी, मान लो डेल्टा वाई, और ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ये मान लो है v। ऑब्जेक्ट का जो प्लेट का जो बॉटम वाला जो सरफेस एरिया है a। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि प्लेट को रोकने वाला जो विस्कस फोर्स होता है, ध्यान से देखना, अभी प्लेट को रोकने वाला जो विस्कस फोर्स होता है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एक तो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच यू कैन इजिली सी इज क्वाइट अगेंस्ट द लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। जो हमने फ्रिक्शन देखा था न्यूटन्स लॉ में वो ड्राई फ्रिक्शन था, ड्राई ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो हमने वहां पे देखा था, और हमारा पहला रूल वहां पे यही था कि ये फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमने देखा था कि ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और उसके बाद सीधा मटेरियल की बात आ जाती थी और हम म्यू एन बोल देते थे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो ग्राउंड था उस ग्राउंड के रिलेटिव अपनी प्लेट की जो वेलोसिटी होगी ये विस्कस फोर्स एक तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये देखा गया है कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी आप देख लो, बिल्कुल अगर मान लो सपोज आप पुरानी 8th 9th की बातें सोचो तो 8th 9th के बच्चे से अगर आप नॉर्मली पूछोगे तो वो आपको ये बोलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स भी एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज लॉजिकल सी बात है कि बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, सुनने में लॉजिकल लगता है। लेकिन हमने देखा था सरप्राइजिंगली कि फ्रिक्शनल टॉर्क अगर आप देखो तो एरिया के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, बट हमने देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अब आप देख लो कि लिक्विड्स के केस में जो रेजिस्टेंस का फोर्स होता है, दैट इज जो विस्कस फोर्स होता है, वो डेफिनेटली 100% एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। तो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ये दूसरी बात। और तीसरा आप सोच के देखो कि अगर मान लो सपोज आपको स्लाइडिंग स्मूथ बनानी है तो क्या करोगे, जो लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह लगाओगे, ग्रीस की अच्छी मोटी रिच लेयर लगाओगे तो आराम से चीजें स्लाइड करेंगी। कंजूसी से बिल्कुल लगाओगे, अगर मान लो डाइटिंग करते हो आदमी जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाता है उस तरीके से अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग उतनी स्मूथ नहीं होगी। तो यू कैन इजीली सी कि ये डेल्टा वाई जो है, मैं उसको वाई ही कर देता हूँ, क्यों डेल्टा वेल्टा लगा के चीजें कंफ्यूजिंग बनाई जाए। स्मॉल थिकनेस होती है इसलिए उसको ज्यादातर बुक्स में डेल्टा वाई बोल देते हैं, लेकिन हम तो वाई बोल देते हैं, अलग से लिख देंगे कि वाई स्मॉल है। तो ये देखा गया है कि वाई जितना ज्यादा होगा उतना चीज आराम से स्लाइड करती है, यानी कि उतना फ्रिक्शनल, उतना आपका विस्कस फोर्स कम होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये फोर्स 1/y के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सपेरिमेंटली विस्कस फोर्स के बारे में ये 3 चीजें देखी गई हैं कि ये वेलोसिटी या आई शुड से रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ऑब्वियसली यू विल जस्ट नीड अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ये लोग जनरली ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा। एन बनाओ और उसको थोड़ा सा लंबा कर दो, और उसके बाद ये सारे के सारे भाई लोग अपने एज इट इज आ जाते हैं। तो देयरफॉर अगर इस तरह की सिचुएशन है कि मेरे पास मान लो सपोज कोई फ्लैट प्लेट है और वो एक लुब्रिकेंट की लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है। लुब्रिकेंट की लेयर अगर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि जो नदी है पूरी नदी के बराबर थिकनेस है, इसकी बात नहीं कर रहे, अगर एक पतली सी लेयर है,
पतली सी लेयर के ऊपर अगर आप एक प्लेट को स्लाइड करोगे तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो विस्कस फोर्स होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहां पे ईटा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको ये लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं लिक्विड का, या गैस भी होगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। तो फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा, और ये 100% डिपेंड करता है आपके इस मटेरियल के ऊपर। ध्यान से देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसमें फर्क है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ईटा अगर आप देखोगे तो ईटा खाली लिक्विड या फ्लूइड के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये सॉलिड आपने जो ऊपर रखा है, ये आयरन हो, कॉपर हो, ये हो, वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि नो स्लिप वाली कंडीशन तो होती है। अब अगर आयरन होगा, कॉपर होगा, स्टील होगा, कोई भी मटेरियल ले लो, तो भी लिक्विड की जो टॉप लेयर है उसको तो साथ में चिपका के ये मूव करेगा। तो देयरफॉर मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड के मटेरियल से। लिक्विड का या फ्लूइड का जो मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ईटा। तो आप देख लो, बड़ी मजेदार चीज है, और ये कॉमन सेंस को भी थोड़ी सी ज्यादा अपील करती है। जो ड्राई फ्रिक्शन था उसमें, अब तो ठीक है अपन फिजिक्स में एक लेवल तक आ चुके हैं, तो अब हमें कॉमन सेंस ऐसा लगता है कि ठीक है सर, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कौन सी बड़ी बात है। बट यू माइट रिकॉल कि जब आपने पहली बार सुना होगा कि एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बड़ा एरिया छोटा एरिया सबके ऊपर बराबर ही फ्रिक्शन लगेगा, देन यू माइट हैव थॉट दैट दिस इज काइंड ऑफ अगेंस्ट कॉमन सेंस। लेकिन फिजिक्स में एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेरिमेंट्स रूल करते हैं। एक्सपेरिमेंटली अगर कोई चीज प्रूव करी जा सकती है, और प्रूव कर चुके हैं ये लोग, तो दुनिया की कोई भी थ्योरी लगा लो, कोई भी आइडिया लगा लो, एक्सपेरिमेंट से ऊपर कोई भी चीज नहीं होती। तो एक्सपेरिमेंटली ड्राई फ्रिक्शन के केस में दिखाया गया कि भाई एरिया वेरिया का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विस्कस फोर्स आप देख लो, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और जो लुब्रिकेंट की आपने लेयर लगाई है उसकी थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जिसको लेके अभी हम आगे चलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हम इसी से सॉल्व करेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसका हल्का सा, कुछ खास नहीं लेकिन हल्का सा एडवांस दिखने वाला वर्जन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन जनरली जो मैं वर्जन बताऊंगा अभी वो यही रहेगा ऑलमोस्ट। इसमें थोड़े बहुत सुपरफिशियल चेंजेस हो जाएंगे और कुछ नहीं है, बट अदरवाइज ये चीज़ आपकी 100% चलेगी। बस इसमें ये ध्यान रखना कि वाई आपका स्मॉल होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जेई लेवल पे कई सारी जो गाइड्स वाइड्स होती हैं वो इसका बड़ा बढ़िया दुरुपयोग भी करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने कि मान लो सपोज एक लेक है, और वो लेक मान लो सपोज 50 मीटर डीप है, और उसके ऊपर एक शिप चल रहा है, और उस शिप के ऊपर विस्कस फोर्स कितना होगा उसके लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ना दिस इज टोटली नॉनसेंस, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर ऐसा है तो फिर तो यार जो समुंदर है वो तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, वहाँ पे तो शिप जो है आपका बिना किसी विस्कस फोर्स के फोकट में चलना चाहिए। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होता है, फ्यूल इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी पूरी की पूरी। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह चला लोगे, ऐसा नहीं है। ये आपका तभी चलता है जब ये वाई आपका स्मॉल होता है। और फिजिक्स में ध्यान रखना कि स्मॉल हमेशा कंपैरेटिव होता है। तो ये वाई जो है ये किसके कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए? ये जो ऊपर प्लेट आपने लगाई है उस प्लेट के डायमेंशंस के कंपैरिजन में स्मॉल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आपने जो प्लेट लगाई है उस प्लेट की जो डायमेंशंस है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर है, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर की अगर प्लेट है तो उसके कंपैरिजन में अगर आप मान लो 1 सेंटीमीटर ले लोगे तो भी स्मॉल होगा, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो प्लेट लगाई है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का छोटा सा प्लेट है, तो उसके कंपैरिजन में वाई की वैल्यू फर्दर स्मॉल करने का मतलब है कि वो उससे और 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर होना चाहिए। तो देयरफॉर इवन अगर आप लेक के ऊपर भी ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये लग सकता है, लेकिन फिर ये ध्यान रखना कि लेक की डेप्थ अगर 50 मीटर है तो उसके ऊपर जो चीज़ आप चला रहे हो उसके डायमेंशन भी कम से कम उससे 10-20 गुने बड़े होने चाहिए, तब जाके रिजल्ट आपका आराम से चलेगा, जो कि ऑब्वियसली होता नहीं है रियल लाइफ में। तो देयरफॉर ये जो रिजल्ट है इसको जनरली हम तभी यूज करेंगे जब वाई की वैल्यू स्मॉल हो। लेकिन आप फिर भी बहुत सारी गाइड्स में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जहां पे लार्ज वाई के लिए भी ये इनकरेक्ट तरीके से इसको लगा देते हैं। और हो सकता है गलती से, एडवांस में तो नहीं होगा लेकिन दूसरे एग्जाम्स में गलती से अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और उसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शंस नहीं है, तो ठीक है यार, फिर मार्क्स लेने के लिए आप चाहो तो उसको वहां पे लगा सकते हो। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड नो, एज अ ट्रू इंजीनियर यू शुड नो कि ये कहाँ एप्लीकेबल होता है और कहाँ पे नहीं होता है। जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसको, देखो एक बार एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस बना के देखते हैं इसके ऊपर। सी, मान लो सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऐसा फ्लैट सा प्लेट के फॉर्म में है, और इसको मैंने लुब्रिकेंट की एक लेयर पे रख दिया है। इस लेयर की थिकनेस है, लेट अस से स्मॉल थिकनेस है मान लो ए, और ये जो प्लेट है ये है आपकी स्क्वायर प्लेट,
और इसके डायमेंशंस हैं 100 बाय 100 ए, 100 A by 100 A की स्क्वायर प्लेट है। और इसके बाद अब मैं यार फिजिक्स का ही आदमी हूँ तो इसमें मैं पुली वुली सब लगा दूंगा। ऑल्दो अब इस तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर पुली लगाने का क्या मतलब है, लेकिन ठीक है चलो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लंबी रस्सी से मैंने यहाँ पे एक पुली और एक दूसरे ब्लॉक से भी कनेक्ट कर दिया इसको, मान लो सपोज यहाँ पे। और ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मास m है, नीचे वाले ब्लॉक का मास है मान लो 3m। अब इसको मैं रिलीज कर देता हूँ और क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टाइम बाद इस पूरे के पूरे सिस्टम के हर पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ईटा वगैरह तो खैर दिया ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्वेश्चन एक बार वापस बोल देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस सिस्टम को रिलीज कर देते हो तो रिलीज करने के लॉन्ग टाइम बाद हर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी। देखो ऑब्वियस ही बात है कि ये स्पीड और ये स्पीड तो सेम ही होगी, तो ये स्पीड कितनी होगी v हमें निकालना है आफ्टर सफिशिएंट टाइम हैज पास्ड। अब ये सफिशिएंट टाइम हैज पास्ड का क्या मतलब है? जनरली तो अपन ऐसे क्वेश्चन देते थे कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल जस्ट आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे। अब ये लॉन्ग टाइम बाद का क्या फंडा है वो देखो सबसे पहले समझते हैं। सी पहली चीज आप ये देखो कि जो ये विस्कस फोर्स है F इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन वाई, ये जो विस्कस फोर्स है इसमें आप पहली चीज ये देखो कि ये शुरू से ही एक वेरिएबल फोर्स है। कोई भी फोर्स हमने देखा था कि टाइम पे, वेलोसिटी पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता था अगर, तो हमें पता है कि वो वेरिएबल फोर्स होता था। अब यहाँ पे भी आप देखो कि अगर ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो भाई बढ़ेगी, भाई किसी भी चीज़ को खींचोगे वो आगे जाएगा तो उसके एक्सेलरेशन होगा, उसकी स्पीड तो इंक्रीज होगी। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड इंक्रीज होने वाली है तो उसको रोकने वाला विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, मतलब वेरिएबल फोर्स होगा। तो ये वेरिएबल फोर्सेस के साथ समस्या होती है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन देते हैं ये, और उसके साथ समस्या होती है कि फिर आपको बैठ के इंटीग्रेशन वगैरह के ऊपर आना पड़ता है, जो कि कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसको अवॉइड किया जा सके तो बड़ा अच्छा है। अब ये जो विस्कस फोर्सेस होते हैं, ज़्यादातर विस्कस फोर्सेस का एक सिनेरियो ये होता है कि इनमें शुरू में जब मोशन स्टार्ट होता है तब चीज़ों की स्पीड कम होती है, विस्कस फोर्स भी कम होता है। लेट मी शो यू। देखो जब शुरू होगा मोशन तब वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, लगभग बिल्कुल डीवी वेलोसिटी होगी, तो शुरू में विस्कस फोर्स भी कम होगा। और अगर विस्कस फोर्स कम होगा तो ये जो टेंशन फोर्स है या mg फोर्स जो है ये बिल्कुल बाजी मार ले जाएगा, कहेगा कि ठीक है यार बढ़िया है, विस्कस फोर्स तो सो रहा है, रोक ही नहीं रहा है मुझे, तो ये ग्रेविटी इसको जम के खींचेगी, टेंशन इसको आगे जम के खींचेगा। और अगर रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है या बहुत स्मॉल फोर्स है तो इसका जबरदस्त एक्सेलरेशन होगा शुरू में। लेकिन हर एक्सेलरेशन के साथ आती है वेलोसिटी, तो जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन होगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बनती जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यू कैन इजीली सी कि विस्कस फोर्स भी पीछे के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। जस्ट समथिंग लाइक दैट कि जैसे जैसे पाप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कोई ना कोई उनको रोकने के लिए भी आता है। तो देयरफॉर जैसे जैसे ये वेलोसिटी आगे बढ़ती जाएगी इसको रोकने वाला विस्कस फोर्स भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? बिकॉज विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि विस्कस फोर्स की वैल्यू ये टेंशन के बराबर या 3 mg के बराबर हो जाएगी। और जब ऐसा टाइम आता है कि विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाता है तो फिर विस्कस फोर्स और इन दोनों का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। वेक्टर सम जीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि इस ब्लॉक का या इस सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और ध्यान से देखो कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी न बढ़ेगी न कम होगी, वेलोसिटी जो आ गई थी वो मेंटेन हो जाएगी। और ध्यान रखना कि विस्कस फोर्स बड़ा संतोषी टाइप का फोर्स है, वो ऐसा नहीं कहता है कि यार ठीक है शुरू में जब मैं थोड़ा कम था तब तुम लोगों ने वेलोसिटी बढ़ा दी, अब जब मैं ज़्यादा हो गया हूं तो फिर मैं बदला लूंगा और वेलोसिटी को कम करूंगा, ऐसा नहीं है। विस्कस फोर्स बहुत चिल आदमी है, ये कहता है कि ठीक है मैं अपनी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा और मेरी वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब ये टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगी उस समय फोर्स बैलेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट ही हो गई है तो विस्कस फोर्स की वैल्यू और आगे बढ़ के बदला नहीं लेगी, बस जो वैल्यू आपकी जो स्टेटस को रीच हुआ था यहाँ पे उसी पे चीजें फ्रीज हो जाएंगी, ये बात है। तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी अटेन हुई थी उतनी वेलोसिटी के ऊपर सिचुएशन फ्रीज हो जाएगी, उसी वेलोसिटी से ये आगे चलता रहेगा, उसी वेलोसिटी से ये नीचे जाता रहेगा, और उतना ही विस्कस फोर्स हमेशा लगता रहेगा जो आपके mg टेंशन वेंशन को बैलेंस करेगा। ये इनफैक्ट आप याद करो बहुत पहले जब हम मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स में जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स देखते थे जिसमें हम बॉल को ड्रॉप करते थे और उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगता था,
तो आप याद करो कि हमने देखा था कि वहां पे भी इस तरह की सिचुएशन होती थी, और जो फाइनल वेलोसिटी अटेन होती थी, यस यस यू रिमेंबर दैट, उसको हम क्या बोलते थे? एक्सेलेंट, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते थे। तो यहां पे भी यही है कि सफिशिएंट टाइम आफ्टर द मोशन हैज स्टार्टेड, जो फाइनल वेलोसिटी अटेन होती है जहां पे सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाते हैं, एक्सेलरेशंस जीरो हो जाते हैं, उस तरह की वेलोसिटी को ये लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होने के बाद फिर विस्कस फोर्स को शांति पड़ जाती है, वो अपना वैल्यू बढ़ाना बंद कर देता है और सारा सिस्टम जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। तो यहां पे भी आप देखो कि इन्होंने आपको ये बोला है अगर कि लॉन्ग टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो आपको और कुछ नहीं है, वो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने को बोल रहे हैं। और विस्कोसिटी के जितने भी क्वेश्चंस आप देखना आगे चल के इन सब में आप देखना कि ये टर्मिनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन सबसे आसान होती है, बिकॉज प्राइमरली इसमें आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको खाली फोर्स बैलेंस करना होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई है, मान लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई है और इसकी वैल्यू है v0। अब आप देखो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होने का मतलब है कि हर चीज का एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये विस्कस फोर्स जो मैंने अभी पीछे के डायरेक्शन में बनाया है, ये टेंशन को बैलेंस करेगा। और हमें यह भी पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो भाई ये भी कनेक्टेड है, इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी, तो यहां पे भी जो टेंशन है ये 3mg को बैलेंस करेगा। तो स्टेडी स्टेट आने का मतलब है कि हम सारी की सारी चीजें बड़े आराम से कर सकते हैं, टेंशन 3mg के बराबर हो जाता है। और यही टेंशन ऊपर वाले देखोगे ब्लॉक के लिए, तो ये टेंशन आपके विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा, और विस्कस फोर्स होता है ईटा ए वी डिवाइडेड बाय वाई। सिंपल। तो आप देख लो कि बस ईटा, अब एरिया आप देख लो 100a बाई 100a मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो ये हो जाएगा 10⁴a स्क्वायर, दैट इज एरिया। वेलोसिटी है फाइनल v0 और y का वैल्यू आपको दिया है a, ये आ जाती है इक्वेशन। और अब यहां से और यहां से आप देख लो टेंशन को एलिमिनेट कर दो तो यू विल हैव 3mg इज इक्वल टू ईटा v0 a इंटू 10⁴ अपॉन दैट्स इट, अपॉन नथिंग। नीचे वाला a तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको इन्होंने पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन होगी, यू कैन सी दैट वी हैव दैट। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस पहली बार जब आप देखते हो तो थोड़ा सा टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, वो अगर आप समझ गए हो तो फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लोगे। तो फाइनल आंसर लिख देता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी फाइनली 3mg डिवाइडेड बाय ईटा ए इंटू 10⁻⁴ SI यूनिट्स, या जो भी यूनिट्स आप यूज करोगे, ये बात है। तो ये देख लो कि इस तरीके से जो विस्कोसिटी के नॉन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरली यही होगा कि वो आपको टर्मिनल वेलोसिटी पूछेंगे, या इसी में अगर मान लो ये पूछ लेते कि रिलीज करने के जस्ट बाद किसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो आप वो भी देख लो। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका चाहे तो नोट कर लो। दूसरा पार्ट है कि इस सिस्टम को मैंने रिलीज किया था और रिलीज करने के जस्ट बाद किस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है ये निकालना है, मान लो सपोज, तो वो भी निकाल के देख लेते हैं। ये आसान आसान वाले पार्ट्स होते हैं। तो रिलीज करने के जस्ट बाद अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप देख लो कि रिलीज करने के जस्ट बाद वेलोसिटी तो खैर दोनों की 0 होगी, और आप ये देख लो कि अगर वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब है कि विस्कस फोर्स भी 0 होगा। बड़ी अच्छी बात है, अगर विस्कस फोर्स ही 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि अब जरा ऊपर वाले ब्लॉक से स्टार्ट करो। रिलीज करने के जस्ट बाद ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, दैट मीन्स खाली ये फोर्स लगेगा आगे के डायरेक्शन में, और बाकी आपका mg लगेगा नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, mg और टेंशन लगेगा। तो यू कैन इजिली सी कि आराम से आप बोल सकते हो कि ऊपर वाले ब्लॉक के लिए टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे वाले ब्लॉक के लिए यू कैन सी दैट से दैट 3mg माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब मैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, आप चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इनको अगर आप ऐड अप कर दोगे तो 3mg डिवाइडेड बाय 4m विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। मतलब जैसे आप याद करो कि सिंपल मास पुली सिस्टम होता था, उसमें अगर एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे ब्लॉक रख दो और उसका एक्सेलरेशन निकालने की प्रॉब्लम बनाओ, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम एक तरह से बन जाएगी। तो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विल बी सिंपली 3g by 4, दैट्स इट, इजी। तो ये बात है। तो
इस तरह की जो एनालिसिस होती है, अब थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स यूज करने वाला हूँ, इस तरह की जो एनालिसिस होती है इसको ये लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस बोलते हैं, सॉरी इनिशियल स्टेट एनालिसिस बोलते हैं, जब रिलीज करने के जस्ट बाद की चीज पूछी जाए। और अगर लॉन्ग टाइम बीतने के बाद जो सिचुएशन आती है उसकी बात करो तो उसको ये लोग जनरली स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकाली थी, उस वेलोसिटी कैलकुलेशन के प्रोसीजर को ये लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस बोलते हैं। और अगर इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट के बीच में किसी भी जनरल टाइम टी के ऊपर अगर आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं, मैं लिख के बताता हूं, उसको ये लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। तो जनरल टाइम टी के ऊपर अगर आपको कोई पूछता है कि भाई बताओ किसकी कितनी वेलोसिटी है, तो उस एनालिसिस को ये लोग ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस बोलते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में आपको इंटीग्रेशन जनरली करना पड़ेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में आपको नहीं करना पड़ेगा और इनिशियल स्टेट में भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इजी क्वेश्चंस देने का इनका मूड होता है तो वो जनरली इनिशियल स्टेट या स्टेडी स्टेट देते हैं, और थोड़ा इंटीग्रेशन आपसे करवाना होता है तो ये लोग ट्रांजिएंट स्टेट की बात करते हैं। और एक एग्जांपल मैं अभी आपको ट्रांजिएंट स्टेट का भी लेके दिखाता हूं, और देखना कि उसमें भी ऐसी कोई बड़ी महान बात नहीं हो जाती है, सिंपल ही है। सेम मान लो सपोज अभी मेरे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मान लो ऐसे लुब्रिकेंट की एक लेयर है, और लुब्रिकेंट की लेयर मैंने ऐसे वेवी बना दिया। वेवी तो नहीं बनानी चाहिए बिकॉज कोई वेव्स तो उठ नहीं रही है उसमें, सिंपल फ्लैट लेयर है, तो चलो फ्लैट ही बनाता हूँ। ये फ्लैट मान लो लुब्रिकेंट की लेयर है, और इसके ऊपर मान लो मैं करता हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा पुली वुली वाला सिस्टम नहीं बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक रख देता हूँ। ब्लॉक का मास m है, इसका बेस एरिया कैपिटल A है, और ये स्मॉल सी जो थिकनेस है ये थिकनेस आपकी स्मॉल a है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा वीटा सब अपने को दिया है। अब हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि t इक्वल टू 0 के ऊपर मैं बस इतना करता हूँ कि भाई t इक्वल टू 0 पे अपना जो ब्लॉक था इसको एक इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे देता हूँ, ऐसे हेड करता हूँ, एक इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे के छोड़ देता हूँ। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि मान लो सपोज एक बहुत फ्लैट सा ग्राउंड है, मान लो सपोज आप लेट से साउथ पोल गए घूमने और वहाँ पे फ्लैट सी बड़ी आइस की सरफेस है, हल्का सा मेल्ट हो गई है तो हल्का सा पानी है उसके ऊपर मान लो, और कोई दोस्त आपका एक मान लो सपोज एक किसी स्लेज वगैरह के ऊपर बैठा है और आप क्या करते हो उसको ऐसे धक्का दे देते हो, एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हो v नॉट, तो यू कैन ईजिली सी कि वो फिसलते हुए काफ़ी दूर तक जाएगा। और अगर हम फ्रिक्शन को 0 ही मान लेते हैं तब तो बेचारा फिर अल्टीमेटली जहां तक वो आइस का एंड होगा वहां तक जाएगा, बट लेट्स नॉट डू दैट। हमें पता है कि थोड़ा बहुत ये विस्कस फोर्स तो होगा ही, तो हमें प्रैक्टिकली भी पता है कि जो स्लेज होगी वो कुछ ना कुछ काफ़ी दूर जाके ही सही लेकिन कुछ ना कुछ दूर जाके फाइनली कहीं ना कहीं रुकेगी। और हमारा टास्क बड़ा सीधा सा है, हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि इस स्लेज की या इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी एट टाइम t। तो हमारा टास्क है फाइंड v एट टाइम t, सॉरी, ये हमारा टास्क है। अब क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडे है इसमें। हम ये मान लेते हैं सपोज कि जनरल टाइम t पे ये जो स्लेज है जनरल टाइम t पे इसकी स्पीड हो जाती है v। अब इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स होगा वो जाएगा ईटा ए वी अपॉन स्मॉल ए, ये विस्कस फोर्स हो जाएगा। आप ध्यान से देखो कि कुछ वर्टिकल फोर्सेस भी होंगे, लेकिन हम एज्यूम ही एक तरह से कर रहे हैं कि ये वर्टिकल फोर्सेस आपस में सब बैलेंस हो रहे हैं। सी वैसे तो अगर आप देखो कि नीचे अगर लिक्विड टाइप की चीज़ है तो इसकी टेंडेंसी इसके अंदर सिंक होने की भी होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लिक्विड की लेयर है वो थिन है और कहीं किसी तरह के फोर्सेस हैं जिसने mg को बैलेंस कर लिया है। तो और प्रैक्टिकली हो भी जाता है मशीन्स में। अगर आप देखो कि ग्रीस की एक लेयर है तो ग्रीस की लेयर के ऊपर अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर पूरा सिंक हो जाएगा। तो देयरफॉर वर्टिकल फोर्सेस हम मान रहे हैं कि कुछ बॉइंट फोर्स वगैरह जो भी है उन्होंने आपस में बैलेंस कर लिया, उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। और बाकी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका क्या इफेक्ट होगा। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा और वो होगा ये पीछे लगने वाला विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स अपने ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। अब ये अगर है विस्कस फोर्स मान लो सपोज, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन अगर आप देखो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो ये हो जाएगा ईटा ए वी अपॉन एम ए। और मैं माइनस साइन भी एक लगाऊंगा बिकॉज वेलोसिटी है आगे, एक्सेलरेशन है पीछे, तो एक मैं उसके हिसाब से माइनस साइन भी लगा देता हूँ। और थोड़ा सा नोटेशन भी समझ लो, ये ए का मतलब है थिकनेस,
ये वाला जो ए है, और एक यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैंने लिख दिया, वो भी ए से डिनोट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, बट फिर भी आइडियली दोनों नोटेशंस अलग अलग होने चाहिए थे, बट आई होप यू विल बी एबल टू सर्वाइव दिस लिटिल थिंग। तो ये तो हो जाता है रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन इसका। और अब खुद ही देख लो कि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो हम इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो भाई बिल्कुल नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन होता है माइनस डी वी, सॉरी एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, तो दिस इज इक्वल टू ईटा ए वी डिवाइडेड बाई एम ए, ये कर दो। ठीक है, मतलब वही यूजुअल तरीका है कि अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को या तो डी वी बाई डी टी पुट करते थे या वी डी वी बाई डी एक्स भी पुट करते थे, लेकिन यहां पे इन्होंने आपको वेलोसिटी एट टाइम टी निकालने को बोली है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालने को बिल्कुल नहीं बोला है। अगर वो होता तो हम एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स पुट करते, बट ऐसा हमारा कोई इरादा बिल्कुल नहीं है। तो बस आप देख लो कि वी रेज टू माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस ईटा ए बाई एम ए इंटू डी टी हो जाता है। और बस अब आगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में भी देखो, वैसे तो खैर इंटीग्रेशन आप कर लोगे, मुझे 100% पता है इंटीग्रेशन कर लोगे, लेकिन फिर भी लॉग वॉग आ रहा है इसमें, लॉग वॉग थोड़ा कई बार डरावना हो जाता है, तो मैं कर लेता हूँ एक दो स्टेप्स, चलो लिख देता हूँ। तो 1/v का इंटीग्रल हो जाता है ln v माइनस ईटा ए अपॉन एम ए टी। लिमिट्स भी आप देख लो, लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। t इक्वल टू जीरो पे क्या था, t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी थी v नॉट, और जनरल टाइम t पे वेलोसिटी हो जाएगी v, और यही v अपने को निकालनी है। तो लिमिट्स अगर आप डालोगे तो यू विल हैव ln v बाय v नॉट इज इक्वल टू माइनस ईटा ए अपॉन एम ए इंटू टी। और एक्सपोनेंशियल में लास्ट में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल फाइनल करके ही छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू दिस। ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा ऐसे, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो यू कैन सी, सिंपल बात है, इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो एट अ जनरल टाइम टी। और जैसा हमने कहा भी था शुरू में कि यार अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी, तो आप देख लो कि ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली कम होती जा रही है। तो शुरू में जब स्लेज की स्पीड तेज थी, जब ब्लॉक की स्पीड तेज थी, तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, शुरू में इसको तेजी से रोकेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी, विस्कस फोर्स भी कम होता जाएगा, रिटार्डेशन भी कम होता जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ बनेगा अगर आप इसका वीटी ग्राफ बनाना चाहते हो तो, ये बात है। तो इस तरीके से आप देख लो, दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन विल लुक लाइक। और आगे चल के हम एक दो और स्टोक्स लॉ वगैरह देखेंगे, वहां पे हम इंटीग्रेशन की और भी प्रॉब्लम्स बना के देखेंगे। बट यू कैन इजीली सी कि हमने जो सबसे फंडामेंटल लॉ है अभी तक वो इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपके पास एक लिक्विड की थिन लेयर है और उसके ऊपर एक जरा सा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका बेस एरिया है ए, तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स होता है इतना। और विस्कस फोर्स का सबसे बेसिक नेचर यही है कि ये वेरिएबल फोर्स है, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स में इसके इसी वेरिएबल नेचर का यूज करके प्रॉब्लम्स बनाई जाती है कि भाई वेरिएबल फोर्स है। तो इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स तो ज्यादातर बनती हैं। हाँ, ये जरूर है कि ठीक है 11th-12th लेवल में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना होता है, तो वो इनिशियल स्टेट या स्टडी स्टेट की प्रॉब्लम देके आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देने की कई बार कोशिश करेंगे, लेकिन एडवांस में तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देंगे। वो कम से कम इंटीग्रेशन इतना थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली पूछेंगे, विच आई एम प्रीटी श्योर यू कैन हैंडल क्वाइट इजीली। तो ये तो अपना सबसे पहले हमने एक बेसिक कंसेप्ट देख लिया एज फार एज विस्कोसिटी इज कंसर्न्ड। ओके, चलो और आगे चलते हैं। चलो भाई और आगे चलते हैं। अब नाउ लेट मी कम अपॉन दैट
जो शुरू शुरू में मैंने बोला था कि इसका थोड़ा सा कुछ अपग्रेडेड वर्जन भी होता है, उसकी भी बात करते हैं। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, कोई बहुत महान अपग्रेड नहीं होने वाला है, बट फिर भी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में चीज़ें बोल देते हैं तो थोड़ी सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखो आइडिया ये है कि थोड़ी देर पहले तो अभी मैंने ये बोला था कि जो बेसिक लॉ होता है वो मैंने लॉ भी यहाँ पे अभी लिखा हुआ छोड़ दिया, आई हैव नॉट रिमूव्ड इट। बेसिक लॉ ये था कि एक अगर मान लो सपोज एक लिक्विड की पतली सी लेयर के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करोगे तो ये विस्कस फोर्स होता है। अब इसका जो थोड़ा सा ज़्यादा जनरल वर्जन है वो ये है कि अगर मान लो मेरे पास किसी भी तरह का कोई फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, यू कैन इजीली सी कि ये पाइपलाइन टाइप की कोई है, और इसके अंदर किसी भी तरह की सिचुएशन है उसमें अगर मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये मैंने अलग अलग ऐसे स्ट्रीमलाइंस टाइप की बना रखी हैं ऐसे। अब इसमें अगर मान लो सपोज ये वाली जो लेयर है ये एक वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और इसके बगल में एक और लेयर है दूसरी वाली, इसकी वेलोसिटी मान लो इससे थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा है यू कैन इजीली सी कि अगली वाली वेलोसिटी और ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है एंड सो ऑन। लेकिन मान लो दो एडजेसेंट लेयर्स हैं लिक्विड की जिनकी वेलोसिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है डीवी अमाउंट का, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी जरा सा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लो dy। तो जो बेसिक लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो सिंपली ये कहता है कि जो कम वेलोसिटी वाली लेयर है नीचे वाली, दैट इज ये ज्यादा वेलोसिटी वाली लेयर को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगी, और इनके बीच में जो विस्कस फोर्स होगा दैट विस्कस फोर्स विल बी ऑब्वियसली, डायरेक्शन तो खैर पता ही है अपने को, डायरेक्शन ऊपर वाले के ऊपर लगेगा ऐसे, नीचे वाली ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, दैट मीन्स पीछे फोर्स लगाएगी, और ये जो विस्कस फोर्स होता है दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय ईटा ए dv डिवाइडेड बाय dy। नोट केयरफुली दैट यू माइट बी टेम्प्टेड टू से कि सर दोनों के बीच में वेलोसिटी का तो बहुत जरा सा डिफरेंस है, तो विस्कस फोर्स भी जो है ना वो जरा सा होना चाहिए था, ये विस्कस फोर्स भी df लिखना चाहिए था आपको। ध्यान से देखो कि अगर वेलोसिटी का जरा सा डिफरेंस है तो लुब्रिकेंट की जो लेयर है वो भी इनफाइनाइटसिमल थिन है, तो ये दोनों अगर इनफाइनाइटसिमल है तो इनका रेशियो जरूरी नहीं है कि ऐसा इसको इनफाइनाइटसिमल बोल देंगे, इसीलिए दोनों लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है वो तो प्रॉपर है, और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इस एरिया को भी जनरली ज्यादातर बुक्स में इस एरिया को भी ये लोग नीचे लेके बनाते हैं, मैं उसको भी वैसे ही लिख देता हूं जैसा थोड़े अच्छे लेवल की बुक्स में दिया रहता है कि दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो हो जाता है सिंपली ईटा इंटू डीवी बाई डी वाई। ये जो dv बाई डी वाई, अगर बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं तो dv बाई डी वाई का भी एक प्यार बड़ा 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 सा नाम होता है जिसको ये लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। और बड़ी बात नहीं है, यू नो वेरी वेल कि किसी भी चीज का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो उसको रेट ऑफ चेंज बोला जाता है, और अगर किसी भी चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है या वाई या जेड होता है, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है उसको ये लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। आप याद करो जब हम बहुत पहले जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में, ये टर्म्स मैंने वहीं पे इंट्रोड्यूस किए थे, ऑल्दो अब ये ऐसा टर्म है ग्रेडियंट जो बहुत कम यूज होता है शुरू शुरू में एटलीस्ट फिजिक्स में, तो हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैंने याद दिला दिया आपको कि क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना ग्रेडियंट वर्ड सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसका सिंपली मतलब होता है कि किसी भी चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। और फर्दर आप याद करके देखो इस तरह का जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता था उसको आप याद करके देखो, उसको ये लोग स्ट्रेस बोलते थे। जैसे अब मैं आपको जरा इलास्टिसिटी में भी वापस लेके चलता हूं, याद करो कि इलास्टिसिटी में जो हमने शेयरिंग डिफॉर्मेशन वाला केस देखा था वहां पे हमारा कुछ कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि एक रबर का ब्लॉक है, इसके ऊपर वाली सरफेस पे अगर फोर्स लगाते हो तो लेयर बाय लेयर अगर आप इसको विजुलाइज करते हो तो हर लेयर अपनी नीचे वाली लेयर को आगे पुल करती है, ये डिफॉर्म हो जाता है। और हमने देखा था यहाँ पे कि जो ये फोर्स आप लगाते थे उसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये जो चीज आती थी F बाई ए, इसको हम बोलते थे स्ट्रेस, या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग शियरिंग स्ट्रेस बोलते थे। यहां पे भी आप देखो कि ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है दोनों लेयर्स के बीच का, ये एग्जैक्टली वही शियरिंग स्ट्रेस है। और अब वहां पे तो क्या होता था इलास्टिसिटी में शियरिंग स्ट्रेस वॉज प्रपोर्शनल टू शियरिंग स्ट्रेन। यहां पे आप देख लो कि शियरिंग स्ट्रेस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ये डेल्टा एल कितना है, वहां पे शियरिंग स्ट्रेस जो होता था जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा डेल्टा एल होगा।
अगर सॉलिड मटेरियल है, इलास्टिक है, तो जितना खींचोगे आप उसको आगे उतना ज़्यादा जोर से वो पलट के आपको खींचेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिक्विड की एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरी लेयर को अगर आपने 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर कितना भी डिस्प्लेस किया और डेल्टा एल से फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी से फर्क पड़ता है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों में शीयरिंग वाला सिचुएशन आता है, लेकिन यहां पे बस यही है कि जो शीयरिंग स्ट्रेस होता है वो ज्यादा अगर आप करोगे तो ये वेलोसिटी या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। यहां पे जो शीयरिंग स्ट्रेस थी वो डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल थी, यहां पे अगर आप शीयरिंग स्ट्रेस को देखोगे तो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल है। एंड नाउ यू कैन इजीली सी कि ये चीजें ऐसा नहीं कि टफ है, लेकिन पहली बार सुनने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और मैंने देखा है विद एक्सपीरियंस कि अगर विस्कोसिटी का सिंपल सा चैप्टर अगर मैं इस मम्बो जम्बो से शुरू करता हूं तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट का समझ में नहीं आता है। वो शुरू में उनके दिमाग में ब्लॉक लग जाता है कि ये पता नहीं क्या खतरनाक सा चैप्टर है, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये सब जो मैं बोल रहा हूं, ये सब अगर आप मान लो कुछ भी नहीं समझते हो तो भी 99.9% प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगी, क्वेश्चंस हो जाएंगे, मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये सब तो बस एडिशनल चीजें हैं जो बुक्स में दी रहती हैं और आगे चल के आप आईटी में जाने के बाद इंजीनियरिंग में फेस भी करने वाले हुए चीजें। तो वो थोड़ा सा लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को फेस करने की आदत होनी चाहिए। बट अदरवाइज आप देखो तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था हमारा, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन वाई वेयर वाई इज स्मॉल, इस फॉर्मूले से आपका 99.9% काम हो जाएगा। कहीं अगर एक आध हैवी वर्डिंग्स के साथ कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये भी ऑब्वियसली पता होना चाहिए अपने को, क्योंकि आगे मतलब ये चीज इसलिए भी पता होना चाहिए बिकॉज आगे चल के जब आईटी में चले जाओगे तो फिर ये हैवी हैवी वर्ड्स तो प्रोफेसर आराम से आपके ऊपर ऐसे फेंकेंगे बिना आपको, बिना मतलब शुगर कोट किए डायरेक्टली आपकी तरफ आएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा हैवी वर्ड्स को काउंट्रैक्ट करने का तो इट विल बी बेटर फॉर यू। बट चलो, कमिंग बैक, मैं क्या बोल रहा था कि अगर एक जनरल सिचुएशन की बात करें तो ये है कि अगर लिक्विड की दो लेयर्स हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dy एंड इफ दे हैव अ रिलेटिव वेलोसिटी dv, तो इनके बीच में जो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, या यू कैन से कि स्ट्रेस ऑफ विस्कस फोर्स जो होता है, स्ट्रेस ऑफ विस्कस फोर्स आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ये लोग ईटा बोल देते हैं। ये अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में भी आप अपने इस लॉ को यूज कर सकते हो। बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि ज़्यादातर नॉर्मल क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपको इस सब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ओरिजिनल लॉ था अपना उससे आप चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, कुछ इंटीग्रेशन की अजीब से सिचुएशंस फंसेंगे अगर कहीं मान लो तो इसको यूज कर लेंगे। दैट इज द ओनली यूज ऑफ दिस थिंग। तो ये तो हमारी बात हो गई जो ओरिजिनल लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है इसकी। दो तीन हमने प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत सॉल्व करके देख ली हैं। अब मैं आपको इसमें आगे लेके चलता हूं। देखो, ओके, चलो लेट्स मूव हेड। ओके, चलो और आगे चलते हैं। एंड अब इसके बाद ये जो हमने बेसिक लॉ देखा था, इस लॉ का यूज करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ और डिराइव किया जा सकता है विच इज नोन एज द स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, बट दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल लॉ प्रैक्टिकली। और लॉ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं पहले थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखो, लॉ इस तरीके से है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऐसा फ्लैट प्लेट वगैरह नहीं है, मान लो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर को अगर मान लो सपोज मैं विस्कस मीडियम में चला रहा हूं एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ध्यान रखना कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मान लो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है और वो किसी लिक्विड की या गैस की सरफेस पे नहीं है, अगर वो किसी भी विस्कस मीडियम के अंदर पूरा जा रहा है, मतलब उसके चारों तरफ से सराउंडेड है विस्कस मीडियम से, और
इसको अगर मान लो मैं मूव कर रहा हूँ विद अ वेलोसिटी v, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर हर तरफ से जो विस्कस फोर्स होगा वो पीछे ही लगेगा। और स्टोक्स लॉ बेसिकली आपको बस ये बताता है कि ये विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। इट कैन बी शोन दैट ये जो विस्कस फोर्स होता है इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में, इट कैन बी शोन दैट दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय अ फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो अच्छे से और याद कर लो। इसकी एक डेरिवेशन भी होती है, जो हमारा जो ओरिजिनल लॉ था, ग्रेडियंट वाला जो लॉ था, उससे आप इसको डिराइव भी कर सकते हो इंटीग्रेट करके, बट द डेरिवेशन इज वे 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 आउट ऑफ योर कोर्स, तो उसमें एब्सोल्युटली जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसको हम चारों तरफ से सराउंड करके एक विस्कस मीडियम में मूव कर रहे हैं, तो ये विस्कस मीडियम इसके ऊपर ये विस्कस फोर्स लगाएगा। और ये भी देख लो कि कॉमन सेंस को भी बिल्कुल अपील करता है, बिकॉज ऑब्वियसली मीडियम अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कॉमन सेंस, रेडियस ज़्यादा होगा। यू नो वेरी वेल कि जो स्ट्रीम लाइनिंग होती है गाड़ियों वाड़ियों की, उसमें क्या करते हैं कि चीज़ों को आगे से पॉइंटी कर देते हैं, तो विंड को फेस करने वाला अगर एरिया कम हो जाता है तो वो उसके ऊपर कम फोर्स लगता है। तो अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो यू कैन ईजिली सी कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह भी ज़्यादा हो जाएगा, यू विल हैव टू फेस मोर विस्कस फोर्स। और अगर ज़्यादा स्पीड से मूव करोगे तब तो ज़्यादा फोर्स लगता ही है। ये तो कभी भी अगर आपने थोड़ी हाई स्पीड से बाइक साइकिल कुछ भी चलाई है, तब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो आपके ऊपर हवा ज़्यादा जोर से रोकने वाला फोर्स लगाती है। सो यू कैन ईजिली सी कि कॉमन सेंस के हिसाब से तो बिल्कुल फिट बैठता है। और ये भी देख लो कि ये फोर्स भी नेचुरली ही वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि नेचुरली ये फोर्स भी आपका वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के अंदर वो सारे के सारे खेल कर सकते हो, इनिशियल वाला सिचुएशन, स्टेडी स्टेट सिचुएशन, ट्रांजिएंट सिचुएशन, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो स्टोक्स लॉ एक तो ध्यान रखना। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है जो 11th-12th लेवल पे बहुत ज़्यादा दिया नहीं रहता है बुक्स में, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी अगर आप जब आगे चल के बीटेक लेवल में डेरिवेशन देखोगे तब ध्यान देखना उसमें कि ये फॉर्मूला उस केस के लिए वैलिड होता है जहां पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो। आइडियली अगर ये स्फीयर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये फॉर्मूला कायदे से नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी 11th-12th लेवल पे हम छोटे मोटे एक्सेलरेशंस एज्यूम करके, मतलब हम एक्सेलरेटेड वाले केस के लिए भी इस फॉर्मूले को लगा लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसमें यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल बिट रेबेलियस राइट नाउ कि सर क्या करते रहते हो आप, बट याद करो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे जब एयर रेजिस्टेंस जैसे बड़े बड़े फैक्टर्स नेगलेक्ट किए थे, उस टाइम तो अपन ने कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ पे भी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आगे चल के जब आप बीटेक लेवल पे जाओगे, बड़ी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने सॉल्व करना सीख जाओगे, तब आप इसमें जनरल केस को और एक्यूरेटली सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इवन अगर स्फीयर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये रिजल्ट कायदे से नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम एक्सेलरेशंस को जनरली स्मॉल मान के इस रिजल्ट को चुपचाप चला लेंगे। ये हमारा आगे का प्रोग्राम है। अब इसको जरा मैं यूज करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, आयरन का एक स्फीयर है, स्टील का मान लो लेते हैं, तो अच्छा चमकीला सा स्फीयर है स्टील का, और इसको मान लो मैंने पानी में डाल दिया है। अब ऑब्वियसली पानी में डाल दूंगा तो डूबेगा। और मान लो सपोज मैंने यहाँ से इसको ऊपर से कहीं से रिलीज किया था t=0 पे, ये गिरते 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 इसको टाइम t बीत चुका है। इनिशियली जब मैंने रिलीज किया था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, और हमारा टास्क बड़ा सिंपल सा है कि हमें ये निकालना है कि भाई इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी एट टाइम t। ये हमारा क्वेश्चन है। डेटा मैं आपको सारा दे देता हूँ। यू कैन सी कि जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है मान लो ρl, ये जो स्फीयर है यानी कि सॉलिड जो है इसकी डेंसिटी है ρs, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया है, स्फीयर का रेडियस r दिया है, और कोई डेटा चाहिएगा तो वो हम एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये कि अगर आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया था t=0 पे, तो उसके t सेकेंड्स बाद जनरल टाइम t पे इसकी के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो अपने को निकालना है। और अब देखो, यू कैन क्लियरली सी कि ये ट्रांजिएंट स्टेट का मामला है। जनरल टाइम t पे अगर कुछ भी निकालने को बोल रहे हैं तो इंटीग्रेशन से नीचे तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन भी नहीं डरते, कर लेंगे इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो मान लेते हैं चलो कि एक जनरल टाइम t पे इसकी स्पीड हो जाती है v, और इसका बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप देखो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, विस्कस फोर्स, ये दो फोर्स तो लगी रहे। और अगर थोड़ा एक्यूरेटली डील करना है चीज़ों को तो यार कायदे से हमें बॉइंड फोर्स भी लेना चाहिए, बिकॉज
आप देख लो कि लिक्विड है, डेंसिटी भी लिक्विड की दी है इन्होंने, तो इसका मतलब है कि भाई बॉइंड फोर्स को तो हम पर एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगेगा बॉइंड फोर्स भी। गुड थिंग इज दिस कि mg और बॉइंड फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये नीचे चलता जाएगा, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे। विस्कस फोर्स टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा। तो खैर जो भी है, हम इन सारे के सारे फोर्सेस को जरा कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो जरा बॉइंड फोर्स को ही लिख लेते हैं। आप याद करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता था तो बॉइंड फोर्स हो जाता था mg इंटू रो एल बाय रो एस, बॉइंड फोर्स। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरा mg फोर्स है वो तो हमें पता ही है। और विस्कस फोर्स अगर आप देखोगे तो विस्कस फोर्स Fv लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका ईटा, सॉरी हमें स्टोक्स लॉ लगाना होगा, तो विस्कस फोर्स हो जाएगा 6 पाई ईटा आरवी। अब जरा सारे फोर्सेस को देख लो और ध्यान रखना कि सारे फोर्सेस को बैलेंस बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज हमें तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स करते हैं। अब एक ही फोर्स है डाउनवर्ड, तो mg माइनस, अभी बॉइंड फोर्स लिख रहा हूं, mg माइनस बॉइंड फोर्स लिख लेते हैं। और विस्कस फोर्स भी इसी में माइनस होगा, तो 6 पाई ईटा आरवी को भी माइनस कर देते हैं। आप ध्यान से देखो कि ये हो जाएगा नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बनेगी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। क्यों इंटीग्रेट करना होगा? बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे टर्म्स में, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये लास्ट में बहादुर अकेला है v, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। ये वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है और ये वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से हमारा सारा का सारा इंटीग्रेशन होने वाला है। लेकिन अब इतनी बड़ी इक्वेशन को देख के तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, एक तो जरा ये मास कैंसिल करके इसको नीचे डालते हैं, ठीक है, एक शुभ काम तो ये कर लेते हैं। दूसरा आप देखो कि इसको आप ऐसे लिख लो, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है माइनस के साथ ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे के पूरे टर्म को आप बोल दो एक कांस्टेंट a से डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल A बोल दो कांस्टेंट, कैपिटल A इंटू वी। और इसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा इधर वाला टर्म था, कौन सा टर्म हो गया? g माइनस जी इंटू रो एल बाय रो एस, ये जो टर्म है, इस पूरे के पूरे टर्म को आप बोल दो b। तो दिस इज इक्वल टू dv बाई dt, ये हो जाता है। अब लिखने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो भाई कर लो, यू विल हैव एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस करते हो तो ये आ जाता है। और लिमिट्स भी आप देख लो, t इक्वल टू 0 के ऊपर वेलोसिटी थी 0 और जनरल टाइम t पे वेलोसिटी हो जाएगी v, ये हमें अल्टीमेटली निकालना है। तो कंसेप्चुअली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी इंटीग्रल भी होगा, लॉग वॉग भी आएगा, तो थोड़े से स्टेप्स मैं इसके आगे और लेके चलता हूँ। ऑल्दो स्टिल आई विल से कि अब हमारी इंटीग्रेशन की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि इसके बाद के स्टेप्स आपको आइडियली खुद से लिखने चाहिए, मजा भी तभी आएगा। तो थोड़े से आप मजे लो, इंटीग्रेशन करके देखो इसका, और साइड बाय साइड, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और लास्ट में आप आंसर मैच कर लेना। नहीं मैच होता है तो मेरे बीच के स्टेप्स देख के आप देख लेना कि आपने कहाँ पे गड़बड़ी करी है। तो चलो आगे चलते हैं। 1/x वाला इंटीग्रल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ln av प्लस बी डिवाइडेड बाय a। ध्यान रखना कि जब इंटीग्रेट करते हो तो अगर x का कुछ कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे a है, अगर x का कोई कोएफिशिएंट होता है तो उससे हम इंटीग्रल को डिवाइड भी करते थे, तो विल हैव टू डू दैट। सो दिस इज इक्वल टू t, और इसमें भी लिमिट्स हम रखेंगे 0 से v तक। तो अब आप देख लो कि ये सारा रफ वर्क वगैरह हटा दो, इसका कोई यूज़ है नहीं। और अब हम इसको बड़े अच्छे से इंटीग्रेट करके आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट्स डाल देते हैं। लिमिट्स आपकी हैं 0 से लेके v तक। और इस तरह के इंटीग्रल्स में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप आराम से चलोगे तो आपका आंसर 100% सही आएगा। इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक तो लिख लेते हैं 11th लेवल पे, और फिर आगे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं। अब गड़बड़ी करके आंसर गलत लाते हैं, फिर मार्क्स चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और पुरानी कहानी है। तो बेस्ट ये कि जो लॉग और ये सब वाले आते हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो, कभी गलती नहीं होगी, 100% कभी गलती नहीं होगी। तो लेट मी डू दैट फॉर यू। लॉग के अंदर आ जाता है आपके पास av प्लस बी माइनस v को 0 डालोगे तो हो जाएगा ln b, और राइट हैंड साइड में मैं a को राइट हैंड साइड में डाल देता हूं ऐसे।
ठीक है, तो और देख लो, लॉग के अंदर आ जाएगा a बाई बी इंटू वी प्लस वन इज इक्वल टू 80। अब जानबूझ के मैं ये वाली इक्वेशन नहीं हटा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे वो दोनों छुपे हुए हैं, मेरे करण और अर्जुन छुपे हुए हैं कि ए और बी क्या क्या है, वो इधर छुपे हुए हैं, तो उसको मैं हटा नहीं सकता अभी। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यू कैन ईजिली सी कि a बाई बी इंटू वी प्लस वन इज इक्वल टू ई रेज टू 80, और दैट मीन्स v अपने को चाहिए था, तो v हो जाएगा ई रेज टू 80 माइनस वन इंटू बी बाय ए। हमें ये फाइनली चाहिए था कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एट टाइम t, और आप देख लो कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ गई है। बस वो जो a और b है उसको अब मैं ज़रा क्लियरली यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, तो अपना काम हो जाएगा। a और b क्या था वो भी मैं लिख लेता हूँ। याद करो कि माइनस के साथ साथ हमने लिया था ये जो पूरी चीज़ थी, ये पूरी चीज़ थी a। तो वेयर अगर आपको a चाहिए तो a हो जाएगा -6 पाई ईटा r बाय m, ये a है। और b अगर आप देखोगे तो b आपका था g 1 माइनस रो एल बाय रो एस, ये आपका b था। तो ये आप देख लो कि a और b आपके पास है, इनको यहाँ पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको ऐसे ही छोड़ दो, दिस इज गुड इनफ। लेकिन ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी विथ एट टाइम t, और ये चीज़ आप फाइनली खुद भी देख सकते हो कि e का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा बिकॉज a इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो टाइम के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसकी स्पीड कम ही होती जाएगी, और जनरल टाइम t पे सॉरी कम नहीं होती जाएगी, टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और लॉन्ग टाइम बाद अगर आप देखो तो हमें पता ही है कि लॉन्ग टाइम बाद इस तरह की चीज़ें फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेती हैं। तो फाइनली अगर आपको चाहिए बिल्कुल कि भाई ठीक है, जैसे आपको इस रिजल्ट को क्रॉस चेक करना है, तो ये जो ट्रांजिएंट वाले आंसर्स होते हैं इसमें कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि लंबे कैलकुलेशंस हैं। तो चेक करने के लिए आप इसमें स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन निकाल के कंपेयर कर लो। अब जैसे अगर आपको लॉन्ग टाइम बाद चेक करना है, मान लो कि वेलोसिटी सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप देख लो लॉन्ग टाइम बाद यानी कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप करोगे तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विल बिकम जीरो। तो अगर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी आपकी b बाई ए ब्रैकेट में 0 माइनस वन विच इज समथिंग लाइक माइनस बी बाई ए, ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू आप डाल दो, b की वैल्यू हो जाएगी g1 माइनस रो एल बाई रो एस, और a हमें पता है कि नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव विच इज ओके ऑल्सो बिकॉज भाई टर्मिनल स्पीड तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। बस 1/a से आप और मल्टीप्लाई कर दो तो m ऊपर आ जाएगा, 6 पाई ईटा r नीचे आ जाएगा। ये आप देख लो, ये आ जाएगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। और ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको बड़े बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो गलती तो इंटीग्रेशन वगैरह में होती है। अगर आपको खाली ये चेक करना है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी सही है या नहीं सही है, तो आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन में वापस चले जाओ। ओरिजिनल जो फ्री बॉडी डायग्राम था उसमें अपने स्फीयर के ऊपर mg फोर्स नीचे था और बॉइंट फोर्स ऊपर था और विस्कस फोर्स भी ऊपर था। ये 6 पाई ईटा आर भी था, और ये जो था ये था mg इंटू रो एल बाई रो एस। अब इनकी वैल्यूज डाल के विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो कि अगर ये बैलेंस होंगे, इनको बैलेंस करके आप देख सकते हो कि अगर ये बैलेंस होंगे तो कौन सी वेलोसिटी पे बैलेंस होंगे, और वो वेलोसिटी निकाल के आप चेक कर सकते हो विद दैट वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट। तो अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी तो ये पूरा कैलकुलेशन करना था, नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी तो विद इन सेकेंड्स आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन ट्रांजिएंट वेलोसिटी वाले आंसर को भी क्रॉस चेक करना है तो आप इस तरीके से आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो, ये बात है। तो अब आप देख लो कि इसमें इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपको वेलोसिटी ही निकालने को बोलेंगे एट टाइम t। इसमें वो हजारों चेंजेस कर सकते हैं। इसमें ये कर सकते हैं कि जो स्फीयर था उसके अंदर मैंने एक पार्टिकल और लगा दिया कुछ मास m का, तो इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। दो स्फीयर्स को बांध के मैंने छोड़ दिया है, इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। या कुछ भी नहीं तो मैं आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकालने को बोल सकता हूँ, तो फिर आपको v dv बाई dx रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज दिस कि इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके पहले जो पुराना फॉर्मूला था ईटा ए वी वाला जो फॉर्मूला था, ईटा ए वी बाई वाई, वो वाला जो फॉर्मूला था वो याद होना चाहिए। बेसिक दो फॉर्मूले के सिवा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब की सब आप समझने वाली चीजें हैं आपकी, और एक बार समझ जाओगे तो हजारों प्रॉब्लम्स इस तरह के बन सकते हैं जिनको आप आराम से 100% टैकल कर लोगे। तो ये
हमारा स्टोक्स लॉ था, और हमने देखा कि स्टोक्स लॉ में बॉइंट फोर्स को भी मिक्स करके और डूबती हुई चीज की वेलोसिटी वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, ये हमने अभी यहां तक देख लिया है। ओके, चलो भाई एक और प्रॉब्लम देखते हैं ना। ये जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा। बहुत पुरानी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर मेंस की है या शायद बिटसैट की, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरे पास दो स्फीयर्स हैं ऐसे, दोनों स्फीयर्स को मैंने एक आइडियल स्ट्रिंग से बांध रखा है, और दोनों का रेडियस सेम है लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। एक मान लो सपोज स्टील का बना हुआ है, दूसरा मान लो वुडन स्फीयर है, वट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने एक लिक्विड के अंदर छोड़ दिया है। लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा है। ना यू कैन इजीली सी कि जो भारी वाला स्फीयर है उसकी टेंडेंसी सिंक होने की होगी, हल्का वाला स्फीयर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्लोट करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल अगर मान लो बीच में रस्सी नहीं होती तो क्या होता है, अगर मैं रस्सी को काट देता हूं तो ये वाला स्फीयर फ्लोट करके ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम है, और ये नीचे डूबता जाएगा बिकॉज इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लो इनको दोनों को मैंने बांध रखा है तो ये कॉम्बिनेशन आप देख लो कि नीचे ही जाएगा, बिकॉज ये अगर देख लो तो ये पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एवरेज डेंसिटी होगी सिस्टम की वो पानी से ज़्यादा होगी, पूरा का पूरा सिस्टम नीचे सिंक करेगा। और क्वेश्चन बेसिकली पहला क्वेश्चन तो अपना सिंपल सा ही है कि भाई अगर ये सिंक करेगा तो इस पूरे सिचुएशन में जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना हमेशा बहुत आसान होता है, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी में सारे फोर्सेस हमें बैलेंस करने होते हैं। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि बॉइंट फोर्स सॉरी विस्कस फोर्स अगर आप देखो तो दोनों के ऊपर विस्कस फोर्स तो पीछे के डायरेक्शन में ही लगेगा, और विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। अब आर तो दोनों का सेम है, तो दोनों के ऊपर भाई विस्कस फोर्स जो भी होगा ये विस्कस फोर्स तो दोनों के ऊपर सेम ही लगेगा, और बॉइंट फोर्स भी आप देख लो सेम ही लगेगा, बिकॉज बॉइंट फोर्स भी आप देख लो कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों ने सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, तो भाई दोनों के ऊपर बॉइंट फोर्स भी सेम ही लगने वाला है। तो बॉइंट फोर्स को भी मैं एफ बी लिख देता हूं, और हाँ एम जी जरूर अलग लगेगा, बिकॉज एक की डेंसिटी अगर दूसरे से 4 गुना ज़्यादा है तो मास भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा, तो वेट जो है वो दोनों का डेफिनेटली अलग अलग होगा। लेकिन एक काम करते हैं, जरा पहले मैं बॉइंट फोर्स निकाल लेता हूं। बॉइंट फोर्स आप देख लो, बॉइंट फोर्स हो जाता है वैसे अगर आप देखो तो बॉइंट फोर्स हो जाता है एम जी इंटू रो एल बाय रो एस, लेकिन यहाँ पे वो लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक तो इन्होंने आपको सीधे सीधे मास नहीं दिया है, इसकी वजह अगर आपको डेंसिटी और ये सब दे रखा है तो बॉइंट फोर्स आप सीधे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाल लो, इट विल बी इजियर।
buoyant force will be equal to weight of liquid displaced, mass of liquid displaced into g. मास ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और जी तो है ही। अब आप देख लो कि लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो, और जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही इसने लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका बॉइंट फोर्स एक स्फीयर के ऊपर। लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपरली। तो 8/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये तो हो जाता है आपके पास बॉइंट फोर्स। एक तो बॉइंट फोर्स आ गया, और दूसरा अगर आप देख लो कि भाई अल्टीमेटली हमें mg की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ये देख लो कि ऊपर वाले का मास अगर m है, तो ये देख लो कि नीचे वाले का मास कितना होगा। नीचे वाले की डेंसिटी 4 गुना है, वॉल्यूम सेम है लेकिन डेंसिटी 4 गुना है, तो ऑब्वियसली इसका मास आपका 4m होना चाहिए। तो लेट मी राइट दैट हियर। तो जरा mg का वैल्यू में निकाल लेते हैं। mg हो जाएगा आपका डेंसिटी, ऊपर वाले का मैं मास निकाल रहा हूं, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका mg। अब टोटल अगर आप देखो, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वेट जो है पूरे सिस्टम का, ये है 5 mg। तो नीचे लगेगा 5 mg, ऊपर लगेंगे 2 तो बॉइंट फोर्स और 2 विस्कस फोर्स, और ये भाई लोग सब लोग मिलके बैलेंस आउट होने चाहिए, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी का मामला है, तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो इनको आप टोटल मिला के 0 कर दो। अब आप देखो कि अब जरा इनकी वैल्यूज वगैरह जो भी हमने ऊपर निकाली है वो सब बस डाल देते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो 5 mg अगर आप करोगे तो ये अपना mg था, इसको 5 टाइम्स कर दो, तो यू विल हैव 20/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये हो गया 5 mg। 2 आपके बॉइंट फोर्स है, तो 2 बॉइंट फोर्स का मतलब है कि इसका डबल करना है। ठीक है, तो इसका डबल कर लोगे तो 16/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये हो गया 2 बॉइंट फोर्स माइनस 2 विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 0। एंड यू कैन इजीली सी कि अपना काम ऑलमोस्ट हो गया है, बिकॉज हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है लगभग, तो बस अब इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। यू विल सी कि विस्कस फोर्स अगर चाहिए तो एक तो 2 2 2 काट दो, यहाँ से 10 - 8 हो जाएगा 2, तो 2/3, मतलब कैलकुलेशंस ऑब्वियसली आपको खुद करने हैं। कैलकुलेशंस के टाइम पे तो बिल्कुल वीडियो पॉज कर दिया करो, डोंट लिसन टू मी एट ऑल व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस। तो फाइनली ये विस्कस फोर्स होता है, और हमें पता है कि विस्कस फोर्स हो जाता है आपका एक स्फीयर के ऊपर 6 पाई ईटा आर वी। तो बस अब इसमें जो जो कैंसिल होता है थोड़ा बहुत वो कैंसिल कर दो, और ये जो v है, ये v आपकी कोई छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इसको हम कायदे से v0 बोल देते हैं। बस इसको हल्का सा रीअरेंज कर लोगे तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी r² रो जी डिवाइडेड बाय 3 × 3 9 ईटा, आई थिंक दैट इज इट। ये आप देख लो, ये फाइनली आपके पास आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। सिंपल। तो यू कैन सी कि कोई बहुत बड़े महान क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा कि विस्कोसिटी में टफ क्वेश्चंस होते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं। विस्कोसिटी में बहुत कुछ होता है, बिकॉज आप देख लो कि जो ड्राई फ्रिक्शन होता था, न्यूटन्स लॉ में भी अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट था उसमें कई बार काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते थे ड्राई फ्रिक्शन के। अब ये जो फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी वाला जो फ्रिक्शन है, ये उससे भी एक ऊपर के लेवल की चीज है, बिकॉज वो तो कांस्टेंट फोर्स होता था, ये वेरिएबल फोर्स है। यहां बनने को बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन जैसा मैं बार बार बोलता हूं दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सिंपल से हम जाइए एडवांस के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें वो कभी एक लिमिट से ऊपर जाते नहीं है। तो वो जिस लिमिट तक उनके जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है उससे लगभग 5-10% ऊपर का काम आप करके रख लोगे, तो आपका आराम से कंफर्टेबली जो रैंक चाहिए वो आ जाएगी। उससे ऊपर जाके आपको टाइम एनर्जी वेस्ट करने की, डिप्रेशन में जाने की एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। यस, एक्चुअली मैंने देखा है कि कई बार अननेसेसरली उल्टी सीधी चीजें कराते जाते हैं, और उसमें फिर स्टूडेंट्स फंसते जाते हैं। एंड देन फाइनली ये होता है कि शुरू करते हैं लोग रैंक 1 की चाहत से, और फिर उल्टी सीधी चीजें करने के चक्कर में इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सिलेक्शन ही नहीं होता है फाइनली। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको फर्स्ट रैंक भी निकालनी है, तो फर्स्ट रैंक निकालने के लिए भी ध्यान रखना कि आपको
जेई लेवल से बहुत ज़्यादा अननेसेसरली ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे रैंक बेटर नहीं होती, उससे रैंक खराबी होती है। तो देयरफॉर ये जो भी चीज़ें हैं अपने विस्कोसिटी की, अभी तो खैर हमने ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखी, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी देखेंगे इसमें, लेकिन फिर भी बहुत कुछ और होता है जो जेई लेवल पे है नहीं, तो उसमें अपन जाएंगे नहीं। तो चलो खैर, हमने अभी तक यहाँ तक देख लिया है कि स्टोक्स लॉ क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। कट।